कि अपन सदिश संयोजन के नियमों की बातें कर रहे थे। उन बातों में उसमें अपन ने पढ़ लिया था सदिश संयोजन का एक तो त्रिभुज का नियम अपन ने जान लिया था, समांतर चतुर्भुज का नियम जान लिया था। तीसरा नियम और नंबर जो थर्ड नियम है वह है बहुभुज का नियम, इसे भी अपन जान लें। देखो अपनी बुक के अंदर ये सब एक साथ लिखा हुआ है, एक ही हेडिंग के अंदर, सदिशों के संयोजन के नाम से सदिशों का संयोजन व व्यवकलन, इस तरह से हेडिंग डाल के उसी के अंदर सब कुछ डाला हुआ है। अपन उन सबको एक एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ रहे हैं ताकि चीजें अच्छे से अपनी क्लियर हो सकें। तो नंबर थर्ड जो अपन नियम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। देखो सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम क्या है, इसका उपयोग कहां होता है, मैंने बताया था यह नियम दो से अधिक सदिशों का योग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां अपन ये लिख दें, यह नियम दो से अधिक सदिशों का, यह नियम दो से अधिक सदिशों का योग करने यानी उनका संयोजन करने में काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। अब देखिएगा किस तरह से अपन इसे काम में ले रहे हैं वो चीज़ देखिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि एक सदिश ये रहा स्मॉल ए वेक्टर, एक सदिश ये है स्मॉल बी वेक्टर, एक सदिश ये मैंने स्मॉल सी वेक्टर ले लिया है और एक सदिश ये है स्मॉल डी वेक्टर। मुझे इनको सदिशों को जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, वही तरीका है जो मैंने बताया कि पहले सदिश के हेड में दूसरे सदिश की टेल को जोड़ना है और इनका परिणामी सदिश पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड की ओर होगा। देखिएगा पहले इनका तुल्य सदिश लिखेंगे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यह है स्मॉल ए वेक्टर, पहले तुल्य सदिश बना लें। अब पहले सदिश के हेड में दूसरे की टेल को आपको जोड़ना है। ये लो, ये सदिश बी वेक्टर जुड़ गया है और ये आपके पास इसका ये क्या आ गया है, परिणामी सदिश, यानी ये लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बिल्कुल वही तरीका है, पहले सदिश के हेड में दूसरे सदिश की टेल को जोड़ दो, परिणामी सदिश पहले की टेल से दूसरे के हेड की ओर होगी। अब ये जो ए प्लस बी आ गया है इसके अंदर किसको जोड़ना है, आपको सदिश सी को जोड़ना है। ये लीजिए, यानी ये जो परिणामी सदिश है, पहला सदिश बन चुका है ये ए प्लस बी, इस a प्लस बी के अंदर c को मैं ऐड कर रहा हूं। ये लीजिए, ये सदिश c वेक्टर आपने जोड़ दिया है। c वेक्टर को जैसे ही आप इसके अंदर जोड़ते हैं, ये लो फिर इसका परिणामी सदिश ये आ गया है। ये परिणामी सदिश अब लिखा जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। फिर इसके अंदर मुझे जोड़ना है इस परिणामी a प्लस बी के अंदर मुझे d वेक्टर को, वही तरीका सेम, ये लो d वेक्टर को जोड़ दिया है। ये फिर इसका परिणामी ये आ गया है फाइनली। अब ये जो परिणामी है इसका नाम होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, और इसे केवल संपूर्ण को अपन लिख देंगे कैपिटल R वेक्टर से, यानी कि परिणामी सदिश हो गया। अब अपन इससे क्या रिजल्ट देख रहे हैं, क्या निष्कर्ष आ रहा है? निष्कर्ष ये आ रहा है कि अगर किसी बहुभुज की भुजाएं क्रम से, देखो एक क्रम चल रहा है ए बी सी डी क्रम चल रहा है और यहां फिर ये क्रॉस हो रही है, यानी यूं कह सकते हैं किसी बहुभुज की भुजाएं क्रम से परिमाण एवं दिशा में बहुत से सदिशों को व्यक्त करें तो बहुभुज को बंद करने वाली यानी जो कह सकते हैं जो अंतिम भुजा है,
बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश की दिशा और उसके परिमाण को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो अपन ये क्या 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 लिखा अपन ने, सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। यह नियम दो से अधिक सदिशों का योग करने में काम में लिया जाता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बात अपने सामने आ रही है, जो अपन ने इस डायग्राम में देखा है वही चीज यहां अपने पास क्या हो रही है, क्लियर हो रही है कि अपन कैसे कह सकते हैं किसी बहुभुज की भुजाएं, किसी बहुभुज की भुजाएं, किसी बहुभुज की भुजाएं क्रमशः परिमाण एवं दिशा में, भुजाएं क्रम से परिमाण एवं दिशा में, किसी बहुभुज की भुजाएं क्रम से परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में बहुत से सदिशों को व्यक्त करती हो, एवं दिशा में बहुत से सदिशों को व्यक्त करती हूं। किसी बहुभुज की भुजाएं क्रम से परिमाण एवं दिशा में बहुत से सदिशों को व्यक्त करती हूं, तो बहुभुज को बंद करने वाली बहुभुज को बंद करने वाली, यूं कह दीजिए अंतिम भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली ये भुजा हो गई जो कैसी है, अंतिम भुजा। तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में, देखो इस क्रम के विपरीत आ रहा है, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में इन सदिशों के परिणामी सदिश की, विपरीत क्रम में इन सदिशों के अंतिम भुजा विपरीत क्रम में इन सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा एवं परिमाण को, इन सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा एवं परिमाण को, विपरीत क्रम में इन सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा एवं परिमाण को प्रदर्शित करेंगी। ये लो, ये अपने पास हो गया है बहुभुज का नियम। तो देखिए क्या नियम लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी बहुभुज की भुजाएं क्रम से, एक सीक्वेंस से, क्रम से परिमाण एवं दिशा में बहुत से सदिशों को व्यक्त करती हो, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में इन सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा एवं परिमाण को प्रदर्शित करेंगी। इस तरह से, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यानी ये अपने पास हो गया सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। अब देखिएगा अगर अपना सदिश योग जो अपन ने किया है इसके गुणधर्मों की बातें करें तो आप क्या पाएंगे कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, यानी पी में क्यू को जोड़ें आप या क्यू के अंदर पी को जोड़ें, परिणाम आपके पास एक ही आ रहा है, यानी परिणामी सदिश क्या होगा, इसका समान होगा। क्रम विनिमय नियम की क्या करता है, पालना करता है। दूसरी में गुणधर्म इसका मैं कह सकता हूं ये साचर्य नियम की भी पालना करता है, यानी ए प्लस बी के अंदर मैं सी को जोड़ूं या सी प्लस बी के अंदर मैं ए को जोड़ूं, परिणाम क्या आएगा, सेम आएगा। तीसरा
ये बंटन या वितरण के नियम की भी क्या करता है, पालना करता है। तो इन्हीं को अपन कहेंगे सदिश योग के गुणधर्म या सदिश योग के नियम बन गए हैं कि क्या निष्कर्ष अपने पास आ रहे हैं। तो देखिए सदिश संयोजन के जो नियम थे वो तो अपन ने जान लिए हैं। अब इसके जो अपने पास गुणधर्म हैं उनकी अपन बातें और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिश योग के गुणधर्म। सदिश योग के गुणधर्म। अब सदिश जो योग होता है वो किन नियमों की पालना कर रहा है वो देखो। तो अपन यूं कह सकते हैं सदिश संयोजन निम्न नियमों की पालना करता है। सदिश संयोजन निम्न नियमों की पालना करता है। यानी सदिश संयोजन कौन कौन से नियमों की पालना करता है वो नियम देखिए। नंबर 1 पहला नियम मैंने बताया क्रम विनिमय नियम। इस नियम की ये क्या करता है, पालना करता है। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम है क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P के अंदर मैं Q को जोड़ूं या Q के अंदर मैं P को जोड़ूं परिणाम एक समान ही आता है। यही क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो देखिए क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम, इस नियम के अनुसार क्या कथन अपने पास बन सकता है वो देखिएगा। दो या दो से अधिक सदिशों के योग में, दो या दो से अधिक सदिशों के योग में, दो या दो से अधिक सदिशों के योग में इस बात का प्रभाव नहीं होता है कि योग में इस बात का नहीं होता है कि दो या दो से अधिक सदिशों के योग में इस बात का प्रभाव नहीं होता है कि योग में किस सदिश को, है कि योग में किस सदिश को, योग में किस सदिश को प्रथम माना गया है। योग में किस सदिश को प्रथम माना गया है तथा यूं कह सकते हैं किसों को प्रथम माना गया है तथा अन्य सदिश किस क्रम में लिए गए हैं, तथा अन्य सदिश किस क्रम में लिए गए हैं, ये कह रहे हैं। ये क्रम विनिमय का नियम है जिसकी कि सदिश संयोजन क्या करता है, पालना करता है। किस तरह से है वो पालना देखिए। जैसे कि मैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कर रहा हूं, यानी P के अंदर Q को जोड़ रहा हूं।
तो ये अगर मैं Q के अंदर P को जोड़ूं तो भी परिणाम क्या होगा, यही होगा। एक एग्जाम्पल ये ले लें। अगले एग्जाम्पल में ये भी ले सकता हूं, जैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं, यानी कि यूं इस तरह से कर दूं कि B वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस C वेक्टर, तब भी परिणाम वही रहेगा R, यानी रिजल्टेंट जो है। अगर मैं इसमें इस तरह से जोड़ूं कि C वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो भी परिणाम वही रहेगा, यानी P के अंदर Q को जोड़ूं या Q में P को जोड़ूं, तो अर्थात में ये कह सकता हूं ये क्रम विनिमय नियम की क्या करता है, पालना करता है। सेकंड, दूसरे में बात करूं साहचर्य नियम, नियमों की पालना करता है, निम्न नियमों की। तो देखो पहला नियम आ गया क्रम विनिमय, दूसरा है साहचर्य नियम। सदिश संयोजन साहचर्य नियम की भी पालना करता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ए बी सी का योगफल कर रहे हैं अपन तीनों का, अगर ए और बी के योग में मैं सी को जोड़ दूं या सी और बी के योग में ए को जोड़ दूं, परिणाम क्या आएगा, सेम आएगा। यह कहलाता है साहचर्य नियम। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, देखो इस नियम के अनुसार अपन ये बात कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, सदिशों ए बी तथा सी, सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का योगफल ज्ञात करते समय, का योगफल ज्ञात करते समय, सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का योगफल ज्ञात करते समय, का योगफल ज्ञात करते समय, चाहे सदिश सी वेक्टर को करते समय, चाहे सदिश सी वेक्टर को का योगफल ज्ञात करते समय, चाहे सदिश सी वेक्टर को, चाहे सदिश सी वेक्टर को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर सी वेक्टर को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के योग में जोड़ें, के योग में जोड़ें, यानी ए और बी के योग में सी को जोड़ें, अथवा सदिश ए वेक्टर को, ये भी कह सकते हैं, अथवा सदिश ए वेक्टर को, अथवा सदिश ए वेक्टर को सदिश बी वेक्टर व सी वेक्टर के योग में जोड़ें, अथवा सदिश ए वेक्टर को सदिश बी वेक्टर व सी वेक्टर के योग में जोड़ें। परिणामी सदिश आर वेक्टर समान होता है। परिणामी सदिश आर वेक्टर समान होता है, यानी कि यूं कहा जा सकता है, अर्थात अपन कैसा कह सकते हैं कि जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग में अपन ने क्या जोड़ा है, सी वेक्टर को, तो इसका जो परिमाण है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा परिणामी सदिश, और अगर मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर के योग में अगर मैं ए वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो भी परिणामी क्या होगा, वही आर वेक्टर होगा। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ ये किसकी पालना कर रहा है, साहचर्य नियम की क्या करता है, ये पालना करता है। यानी सदिशों के, सदिश योग के गुणधर्मों में अपन ने दो गुणधर्म जान लिए हैं, तीसरा गुणधर्म अपन जानेंगे इसका बंटन या वितरण का नियम। वो क्या है देखो, उसको भी जानते हैं।
देखिए भाई, तीसरा नियम, तीसरा जो नियम है बंटन नियम या वितरण नियम, जिसकी कि ये पालना करता है, बंटन नियम या इसी नियम को कहते हैं अपन वितरण नियम। देखिए ये नियम क्या है, ये यूं कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार देखो क्या होता है। इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर मैं यूं मान लूं कि यदि लैम्डा, एन भी ले सकते हैं अपन, यदि लैम्डा एक अदिश संख्या हो, यदि लैम्डा एक अदिश संख्या हो, तो अगर लैम्डा एक अदिश संख्या है, यानी इस तरह से है, लैम्डा इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, तो इसे आप लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कह सकते हैं। अर्थात ये वितरण नियम की क्या करता है, पालना करता है। यहाँ अपन ने सदिशों के संयोजन को कंप्लीट इसमें कर लिया है ग्राफीय विधि तक का। अब अपन बात करेंगे सदिशों के व्यवकलन की, यानी कि सदिशों को घटाना, उसकी और अपन बातें कर लेते हैं। सदिशों का योग अपन ने ग्राफीय विधि जान ली, सदिशों के योग करने के जो नियम थे वो अपन ने जान लिए, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। फिर सदिश योग के गुणधर्म भी जान लिए, और गुणधर्मों में किन नियमों की पालना हो रही है ये भी अपन ने जान लिया। अब अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिशों का व्यवकलन, यानी कि घटाना, सदिशों का व्यवकलन, या इसे अपन कह सकते हैं, उसमें जोड़ना था, इसमें है घटाना। और इसमें भी कौन सी विधि काम में ले रहे हैं अपन, ग्राफीय विधि। इसमें भी अपन जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं वो है ग्राफीय विधि। देखो सदिशों का व्यवकलन या घटाना, इसके लिए मैं ये कह सकता हूं सदिश योग का उल्टी क्रिया है, यानी कि अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर कर रहा हूं, अगर मुझे p में से q को घटाना है तो ये मान कर चलो p के अंदर मैं माइनस q को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो मैं इस तरह से एक लाइन इसमें कह सकता हूं कि जैसे मेरे पास मान लिया एक ये कोई सदिश क्या है, p वेक्टर है, और ये मेरे पास सदिश क्या है, q वेक्टर है। मुझे p वेक्टर में से q वेक्टर को क्या है, घटाना है। तो ध्यान रहे कि सदिश q वेक्टर को सदिश p वेक्टर में से घटाना है, इसका मतलब माइनस q वेक्टर को सदिश p वेक्टर में जोड़ने के समान है। तो यहां ही पहले ये लिख देता हूं मैं कि सदिश p वेक्टर में से सदिश q वेक्टर को घटाना, सदिश p वेक्टर में से, सदिश p वेक्टर में से सदिश q वेक्टर को घटाना, माइनस q वेक्टर को p वेक्टर में जोड़ने के समान है। ये लो, यूं कह सकता हूं माइनस q वेक्टर को p वेक्टर में जोड़ने के क्या है, समान है। इस तरह से कह सकता हूं। अब देखिएगा कैसे, जैसे ये p वेक्टर था, अब मैं इसके अंदर अगर q वेक्टर को जोड़ता हूं तो ये इस तरह से आएगा भाई, लेकिन अगर माइनस q वेक्टर की बात करूं तो वो इस तरह से आएगा। ये लो, अब इसका परिणामी ये हो जाएगा। तो ये जो परिणामी r वेक्टर होगा ये कहलाएगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ये अपने पास ये आ गया है। अब अगर अपन इसमें सदिशों के व्यवकलन जो अपन ने ग्राफीय विधि से अपन ने समझा है, इसको जाना है, अगर इसके गुणधर्मों की बात करें तो इसके गुणधर्म क्या है, तो देखो सदिशों, यूं कह सकते हैं अपन सदिशों
के व्यवकलन के गुणधर्म, जिस तरह से योग के गुणधर्म थे वैसे ही व्यवकलन यानी कि घटाने के भी गुणधर्म है। पहला गुणधर्म ध्यान करो, सदिशों के योग में p वेक्टर प्लस q वेक्टर करो या q वेक्टर प्लस p वेक्टर करो, मतलब एक था। लेकिन यहां p वेक्टर माइनस q वेक्टर और q वेक्टर माइनस p वेक्टर इज नॉट इक्वल, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यहां इनमें क्या होगा, फर्क आ जाएगा। तो मैं पहली बात यही कह सकता हूं कि सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। तो पहली बात मैं यही कह सकता हूं कि सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, अर्थात यूं कहा जा सकता है p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज नॉट इक्वल q वेक्टर माइनस p वेक्टर। p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज नॉट इक्वल q वेक्टर माइनस p वेक्टर। पहला ही आ गया। सेकंड गुणधर्म ये कह सकते हैं, ध्यान करो, सदिशों के योग के गुणधर्म में अपन ने इसी लेक्चर में पढ़ा था कि यह साहचर्य नियम की पालना करता है, लेकिन व्यवकलन साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है। तो सेकंड कह सकता हूं सदिशों का व्यवकलन साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है। अर्थात देखो, वहां अपन ने पढ़ा था योग में कि a प्लस बी में अगर मैं c को जोड़ूं या b प्लस c में मैं a को जोड़ूं तो परिणामी सदिश समान आ रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अर्थात अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर हो तो इज नॉट इक्वल a माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, यानी कि ये इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यही अगर ये प्लस होते तो ये क्या होते, इक्वल होते। तीसरे गुणधर्म की और अगर अपन बात करें तो सदिशों के व्यवकलन का तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि सदिशों का व्यवकलन बंटन नियम की तो क्या करता है, पालना करता है। जैसे योग करता था, तो देखो सदिशों का तो आप यूँ कह सकते हैं नंबर थर्ड में सदिशों के व्यवकलन में बंटन नियम या इसे ही आपने कहा था वितरण नियम की पालना होती है। अर्थात सदिशों के व्यवकलन में बंटन नियम यानी कि वितरण नियम की क्या होती है, पालना होती है। अर्थात जैसे कि लैम्डा a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो इसे आप लैम्डा a वेक्टर माइनस लैम्डा b वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि इसमें बंटन नियम या वितरण नियम की तो क्या हो रही है, पालना, लेकिन क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम की इसके अंदर पालना नहीं हो रही है। तो देखो अपन ने सदिशों का संयोजन
और सदिशों का व्यवकलन। ग्राफी विधि से अपन ने इसको जान लिया है। अब अपन जानेंगे इसकी गणितीय विधि से सदिशों के संयोजन को और सदिशों के व्यवकलन को, जो कि मैथमेटिकली पोर्शन है जिस पर कि आंकिक प्रश्न अच्छे से हल होंगे। उसकी अपन इसके बाद क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे।